हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित संगम और आप देख रहे हैं ज्ञान बायो चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसका नाम है कार्डियक साइकिल और ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, और कार्डियक साइकिल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना टॉपिक कार्डियक साइकिल से। कार्डियक का मतलब हृदय, कार्डियक का मतलब हृदय और साइकिल माने चक्र, यानी कि हार्ट में जब ब्लड आता है और चला जाता है तो इस प्रोसेस में पूरी जो साइकिल चलती है उसे कहते हैं हम कार्डियक साइकिल, है ना, हृदय चक्र। इसको समझने से पहले दोस्तों आपको ये दोनों टर्म आने चाहिए। सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ये क्या है, तभी आप कार्डियक साइकिल समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, कार्डियक साइकिल समझें और इन दोनों टर्म को हम जानें क्या होते हैं ये। देखिए, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या? कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मसल्स हैं हार्ट की वो क्या करेंगी, पंप की पोजीशन पर हैं, पंप करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। अब दोस्तों, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि केवल एट्रिया करेंगे या वेंट्रिकुलर करेंगे। तो एट्रिया सिस्टोल भी होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डायस्टोल की। डायस्टोल माने दोस्तों होता है रिलैक्सेशन। क्या? रिलैक्सेशन। देखिए, डायस्टोल माने क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब है मसल्स ने क्या है, पंप तो कर दी, अब क्या करेंगे, ये रिलैक्स करेंगी, है ना, आराम करेंगी, या कहें कि फिर से वही पोजीशन में जाना चाहती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन, यानी कि डायस्टोल। दोस्तों, हम उस जगह पे बार बार कॉन्ट्रैक्शन यूज ना करके हम उसको बोलेंगे सिस्टोल, और जहाँ पे रिलैक्सेशन होगा वहाँ पे हम बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब सबसे पहले आप लोग ये समझिए 60 सेकंड का जो है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको, पहले ये आपको समझाना जरूरी है। देखो, हम लोग जानते हैं दोस्तों 60 सेकंड में हमारा जो हार्ट है वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार पंप करता है, 72 बार पंप करता है, यानी इसको हम बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट्स। और अब एक बात बताओ, हार्ट ने 72 बार पंप किया, इसका मतलब 72 बार क्या हुई, कार्डियक साइकिल भी तो हुई। क्यों? हार्ट से ब्लड आया और निकल गया, तब पंप किया तभी तो आया और निकला, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं बिना पंप करे आएगा और निकल जाएगा, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब है हार्ट जो होता है एक मशीन होती है जो ब्लड को रिसीव करके पंप कर देती है ना। तो उसमें जो एक बार रिसीव किया और एक बार बाहर निकाला, इसको बोलते हैं एक कार्डियक साइकिल। और 72 बार पंप करेगी तो 72 कार्डियक साइकिल हो जाएंगी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि 72 कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल होती हैं। हार्ट जो है 72 बार पंप करता है, ये भी तो कह सकते हैं हम। चलिए, इस बात को हमने समझा। अब दोस्तों, हम 72 बीट्स का समझ रहे थे 60 सेकंड, लेकिन अब हमें चाहिए 1 बीट की, यानी कि हार्ट ने क्या किया, यहाँ से ब्लड को रिसीव करके और यहाँ से एओर्टा के माध्यम से बाहर निकाल दिया, उसको कितना समय लगेगा इस प्रोसेस में, है ना, उसी समय पे। तो दोस्तों देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने कई क्वेश्चन भी किए होंगे इसमें। ये मैंने क्या किया, इसको 72 × 1 कर दिया। कोई इस पर फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 72 × 1 बीट्स कर दिया तो, है ना, क्योंकि 72 1 या 72 ही तो होता है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मुझे 1 बीट्स की वैल्यू चाहिए, 1 बीट्स में कितने सेकंड होंगे, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 72 को 60 के नीचे भेज दूँगा। कहाँ भेज दूँगा? इस 72 को मैं कहाँ भेज दूँगा, इसके नीचे, यहाँ पर 72। और दोस्तों, जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे जो टाइम आएगा वो आएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, यानी कि 10.8 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है वो 0.8 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 1 सेकेंड से थोड़ा सा कम, है ना। समझ में आ रही है? तो 0.8 सेकेंड करने में जो समय लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है, एक कार्डियक साइकिल के लिए। आपसे कोई पूछता है एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होगा, तो आपको बताना 0.8 सेकेंड। अब आपको 0.8 सेकंड पे मैं बार बार इसी वजह से बोल रहा था, क्योंकि अब ये 0.8 सेकंड ये पूरा चक्र समझाएगा हमें, ये क्या मतलब है इसका। ठीक है,
0.8 सेकंड जो पूरा चक्र है ये हमें समझाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा, रेड कलर का, यहाँ सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इनकी एक ट्रिक और बताई थी मैंने आपको यहाँ पे, सिस्टोल की कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, डायस्टोल को हम रिलैक्सेशन कहते हैं। इनकी ट्रिक क्या है देखिए। देखो डायस्टोल का सबसे पहले मैंने जो वर्ड था वो उठा के लिख दिया डी उठा दिया, और रिलैक्सेशन का आर उठा दिया, तो ये बन गया डॉक्टर। और दोस्तों मैंने यहाँ का क्या किया, एस उठा लिया और यहाँ का सी उठा लिया, तो ये बन गया एस सी, यानी कि डॉक्टर एस सी। डॉक्टर में डी डायस्टोल, आर रिलैक्सेशन, एस में एस सिस्टोल, सी कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है? तो हम आपको बता रहे थे यहाँ पे सिस्टोल। सिस्टोल यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियल, यानी कि कौन कॉन्ट्रैक्शन करेगी, एट्रियल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगी, एट्रियल मसल्स। यहाँ पे सिस्टोल कौन हो रहा है, वेंट्रिकल। यहाँ पे कौन करेगी, वेंट्रिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, है ना। ऊपर कौन कर देते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, नीचे कौन कर रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या दोस्तों, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, देखो डायस्टोल आ रही है मतलब रिलैक्सेशन होगा। जॉइंट माने होता है कि किसी चीज़ को जोड़ना, यानी कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर को हम जोड़ दें तो जॉइंट डायस्टोल बन जाएगा। इसमें दोनों ही आते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकुलर। इसमें कहने का मतलब ये है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन किया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया ऊपर सिस्टोल में, इसमें सिस्टोल में वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब इस जगह पे दोनों ही रिलैक्सेशन करेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन इनका जो आप सोचोगे यार इतना गैप मतलब समझ में नहीं आ रहा सर, तो समझने के लिए आप ये समझिए, इनका जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है, माइन्यूट होता है। मतलब 0.1 सेकंड किसी का होगा, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मात्र 0.1 सेकंड ही होगा। यानी कि कहने का मतलब है 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, है ना, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। समझ रहे होंगे आप। तो जो 0.1 सेकंड है वो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन करने में लगेगा, और 0.3 सेकंड बोल रहा हूँ वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में लगेगा, और जो 0.4 सेकंड का जो टाइम है वो इन दोनों को रिलैक्स करने का समय लगेगा। इसी को बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, रिलैक्सेशन को। ठीक है, चलिए इस डायग्राम की मदद से भी हम इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो आपको ब्लू कलर, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये 0.1 सेकंड दिया है आपको, और ये रेड कलर का कहाँ पे आ रहा है, सिस्टोल। कौन है, सिस्टोल। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एट्रिया। यानी कि एट्रिया का जो टाइम ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन करने का वो कितना, 0.1 सेकंड, है ना। कॉन्ट्रैक्शन कब करेंगे इसकी कहानी हमने कंडक्शन पाथवे से आपको समझा दिया था। चलिए फिर दोबारा से हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं उसको, कंडक्शन पाथवे को। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया। वैसे दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है ऐसे नोड से। ऐसे नोड एक ऐसा नोड होता है जो कि क्या करता है, पूरे हर्ट को एक कह सकते हो सप्लाई देता है। क्या करता है, पूरे हर्ट को सप्लाई देने का कार्य करता है। यानी कि वो क्या करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और आपका क्या नाम है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कौन, ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ होता है, राइट एट्रिया के अपर पार्ट पे, इस जगह पे। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो आपने ऐसे नोड पढ़ लिया था, यहाँ पे हमने ऐसे नोड बताया था। इसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया यहाँ पे, और दोस्तों इसने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ए वी नोड पर। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ए वी नोड पर। यानी कि ऐसे नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया वो क्या करता है, यानी कि वो एनर्जी जो हार्ट को पंप करेगी, वो एनर्जी ऐसे नोड ने एट्रिया को दे दी। पहले कहाँ दे दी, कि एट्रिया को, कि भाई पहले तुम कॉन्ट्रैक्शन करो, है ना, पहले तुम अपना पेट भर लो, बाकी का बचेगा तो मैं उसको कुछ इंतजाम करूँगा। ऐसे नोड ने कहा कि भाई तुम एट्रिया जो है तुम पहले ले लो एनर्जी, बाकी जो भी कुछ बचेगी मैं उसी हिसाब से एडजस्ट करवाऊँगा। तो एट्रिया को एनर्जी एक्शन पोटेंशियल ने जनरेट कर दी, और कुछ जो है आपका ए वी नोड पर ट्रांसफ़र कर दी। एक्शन पोटेंशियल जो है या फिर एनर्जी है, ऐसे नोड ने एट्रिया को भी दी और ए वी नोड को भी दी, कि भाई एट्रिया को भी जरूरत है और ए वी नोड को, तो मैंने आपको दोनों को दे दिया है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल आपका एट्रिया में आ चुके हैं, तो एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वहाँ पे सिस्टोल होगा जो कि ये वाला होगा। एट्रिया यहाँ पे क्या कर चुके हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन। ये समय कितना है, 0.1 सेकंड का, ये ध्यान रखना, 0.1 सेकंड में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किए। अब ये दोस्तों ये जो ऐसे नोड ने क्या किया, ये जो कंडक्शन पाथवे के थ्रू ये जो इम्पल्स थे या जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट था, वो इन्होंने कहाँ दे दिया, ए वी नोड को दे दिया। एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन पर है, और ए वी नोड को इन्होंने सप्लाई कर दी एनर्जी की। ए वी नोड जो है आलसी हैं, वो बहुत आलसी हैं। वो कह रहे हैं
यार नींद बहुत आ रही है, सो जान दो मुझे। तो ए विनोद क्या करता है, ले भाई तू जा, तू काम कर, मुझे नहीं पता। ए विनोद ने अपने जो है एम्प्लॉय से कह दिया कि भाई ले तू पकड़, तू करवा दे, मुझे नहीं पता, है ना। या असिस्टेंट जो होते हैं उनसे कह दिया ले पकड़ तू करवा दे, मैं आराम कर रहा हूँ, है ना। तो ए विनोद जो बहुत घमंडी इंसान है, उसने क्या किया, उसने बंडल ऑफ हिस को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी, ले तू संभाल अब पूरे वेंटिकल्स को। तो ए विनोद ने बंडल ऑफ हिस को एनर्जी डिवाइड कर दी, यानी कि एनर्जी उसको दे दी, किसको, बंडल ऑफ हिस को। और बंडल ऑफ हिस क्या करते हैं, आगे जा कर के लेफ्ट और राइट में बढ़ जाते हैं। कैसे, यहाँ से बंडल ऑफ हिस स्टार्ट होंगे इस जगह से, और वो इस जगह पे और इस जगह पे बढ़ जाएंगे, है ना। बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट में और राइट में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बंडल ऑफ हिस क्या करेंगे, यहाँ से तो बढ़ गए, अब भाई बंडल ऑफ हिस इसी जगह तक तो है, लेकिन हार्ट की पूरी मसल्स तक पूरी एनर्जी पहुँचानी है पंप करने के लिए, क्योंकि वेंटिकल्स को क्या है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा जगह तक। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर्स ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, है ना। बंडल ऑफ हिस में पुरकिंजे फाइबर लगे रहते हैं। तो जो एनर्जी ए विनोद ने दी वो बंडल ऑफ हिस के द्वारा पुरकिंजे फाइबर्स तक पहुँचा दी गई। फिर पुरकिंजे फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन पर आ जाते हैं, जो कि उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0.3 सेकेंड। कितना होता है, 0.3 सेकेंड, यानी कि एट्रिया ने 0.1 सेकेंड तक आपको कॉन्ट्रैक्शन किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सिग्नल आगे पहुंचे और 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्शन किया। वो जो कॉन्ट्रैक्शन की जो टाइम था वो 0.3 सेकेंड था। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ से। ऐसा तो नहीं कि नहीं भाई, एक बात बताओ कि जो पहले हार्ट का जो राइट वाला वेंट्रिकल पंप करेगा फिर लेफ्ट वाला करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों एक साथ पंप करते हैं, है ना। यानी कि जितना ब्लड यहाँ से आता है तो उसी के साथ उतना ब्लड यहाँ से बाहर भी जाता है एयोर्टा से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो कॉन्ट्रैक्शन जो था वेंट्रिकुलर का, यानी वेंट्रिकुलर का जो सिस्टोल था उसका टाइम ड्यूरेशन 0.3 था। ये चीज़ आपको समझना चाहिए, है ना। अब दोस्तों ये जॉइंट डायस्टोल क्या है, जॉइंट डायस्टोल देखो आप, ये है, ये आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है, एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स करते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स करते हैं। कैसे, देखिए ये जो आपको दिख रही है ये वाला स्ट्रक्चर पूरा मैंने खाली से बना दिया है। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एट्रिया का रिलैक्सेशन, यहाँ तक खत्म हो जाएगा रिलैक्सेशन एट्रिया, ठीक है। और जो इसका वेंट्रिकुलर का जो रिलैक्सेशन है दोस्तों, वो यहाँ से स्टार्ट होगा 0.5 से और ये आ जाएगा 0.8 तक, ठीक है, 0.5 से 0.8 तक। यानी कि इन दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 0.4 सेकेंड। इसका क्वेश्चन कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है, जॉइंट डायस्टोल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है, तो आपको बताना 0.4 सेकेंड। लेकिन अब नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, कार्डियक साइकिल, है ना, कार्डियक साइकिल समझ में आई। अच्छा, ये चीज़ कार्डियक साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, हम स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम की जो कैपेसिटी होती है वो 70 ml होती है, यानी कि ईच वेंट्रिकल कैन फ्लो ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन 1 कार्डियक साइकिल। यानी कि देखो यहाँ से जो ब्लड आया और वेंट्रिकुलर ने जो ब्लड पंप किया, है ना, तो वेंट्रिकुलर ने जो ब्लड पंप किया वो कितना है, एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल्स ने जो ब्लड पंप किया है वो कितना है, तो दोस्तों वो होता है 70 ml। कितना, 70 ml। तो हम ये भी तो कह सकते हैं एक कार्डियक साइकिल में जो वॉल्यूम आएगा वेंट्रिकल के द्वारा फ्लो करने के लिए वो कितना होता है, 70 ml। 70 ml यानी 70 ml आयतन होता है, जो कि कौन करते हैं, या इसमें निलय जो है पंप करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा चलिए, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता पड़ेगी। अच्छा इसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। ईच वेंट्रिकल कैन फ्लो ऑफ ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल, यानी कि प्रत्येक वेंट्रिकल फ्लो कर सकता है ब्लड वॉल्यूम को ड्यूरिंग 1 कार्डियक साइकिल, एक साइकिल में कितना, 70 ml, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों। चलिए अब हम लोग जानते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मैंने आपको बताया 1 सेकेंड में जो ब्लड वॉल्यूम फ्लो कर सके वेंट्रिकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो होगा हार्ट के द्वारा कितना ब्लड फ्लो यानी कि पंप कर देगा हार्ट, तो आपको बताना 5000 ml यानी कि
1000 ml और 5 लीटर यानी 5 लीटर। कैसे आया? देखो 1 मिनट में हम एक कार्डियक साइकिल में देख रहे थे, एक कार्डियक साइकिल में हमारा जो था वो कितना आ रहा था, 70 ml ही तो आ रहा था। अब मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितने आपके कार्डियक साइकिल होते हैं? भाई ये मैंने एक कार्डियक साइकिल का आपसे पूछा तो आपने बताया 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना, इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। एक कार्डियक साइकिल को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे पूछा एक कार्डियक साइकिल में तो आपने बता दिया 70। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 60 सेकंड में कितने स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट आएगा। तो देखो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में, और 1 मिनट में 72 बार, कितना 72, यहाँ पे 72 मैंने मिटा दिया है, 72। 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं, 72। तो हमने क्या किया, 72 से मल्टीप्लाई कर दिया स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो ये आपका आ जाएगा कौन, कार्डियक आउटपुट। कौन आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। समझ में आ रही है दोस्तों? तो कार्डियक आउटपुट कैसे आया, 70 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कौन आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। इसकी डेफिनेशन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल इन 72 कार्डियक साइकिल और पर मिनट। ठीक है, समझ में आ रही है? 72 कार्डियक साइकिल और पर मिनट पे, 1 मिनट में भी। चलिए ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे की दोस्तों हम बात करते हैं लब और डब, यानी कि आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे और डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप यंत्र होता है, वो क्या करता है, उसमें कान में लगाने के लिए भी होता है तो वो कान में लगा लेता है, और उसमें एक साउंड को लिए रिसीव करने के लिए एक गैजेट सा होता है, उसको क्या करता है वो आपके चेस्ट पर यहाँ पे रख करके चेक करते हैं, है ना। वो आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं, हार्ट बीट ज़्यादा तो नहीं है, तो वो अगर जैसे ही आप उसको यहाँ से हार्ट के पास करीब लाओगे और फिर आप उसको सुनोगे तो आपको 2 आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, जिसे हम बोलते हैं लब और डब। लब और डब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है लब और डब के लिए। आपको बताना है कि अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लब जो आवाज़ आती है वो कैसे आती है और डब आवाज़ आती है वो कैसे आती है। तो आपको बताना है, देखो दोनों में ही क्लोज होंगे, जो वॉल्व होंगे वो दोनों में क्लोज होंगे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि भाई ट्राइकस्पिड किस में आएगा कि सेमीलूनर किस में आएगा। ठीक है, ये बस आप लोगों को याद रखना है कि ट्राइकस्पिड किस में आता है, लब में आता है। यानी कि ये भी समझ सकते हो कि ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग कि जो सबसे पहले आवाज़ आती है वो लब की आती है, और सबसे पहले जो वॉल्व यहाँ पे होते हैं वो कौन होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एयोर्टा में दूसरे नंबर पे वॉल्व आते हैं, एयोर्टा में, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। समझ में आ रही है दोस्तों? ये सेमीलूनर वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड बैक फ्लो को, यानी कि रोकते हैं, यानी कि ब्लड यहाँ से निकल जाए तो वापस ना आ जाए, ये इस चीज़ को रोकते हैं। ये दोनों ही वॉल्व अगर क्लोज होंगे, जिस समय पे ये क्लोज हो जाएंगे उसी समय पे ये आवाज़ आना स्टार्ट होगी, लब और डब की। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई। अब दोस्तों बात करते हैं अपन लोग ईसीजी के बारे में। क्या ईसीजी? ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों, ईसीजी की जो डिस्कवरी थी वो की थी विलियम आयंथवॉन ने। विलियम आयंथवॉन ने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, विलियम आयंथवॉन ने इसकी डिस्कवरी की थी, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, जैसे ही हम यहाँ पे इस जगह पे कार्डियक साइकिल में हम सिस्टोल और डायस्टोल के लिए रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो पढ़ रहे थे, ऐसा ही दोस्तों कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर डीपोलराइजेशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रीपोलराइजेशन में रिलैक्सेशन होता है। यानी कि डीपोलराइजेशन अगर होगा तो मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और रीपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे मसल्स क्या, रिलैक्सेशन करेगी, आराम करेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ये दोनों आपको याद रखने हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ पे आपको वेव दे रखी है, एक और ये 2 और ये 3, यानी कि P और Q R S और T, ये पूरी एक साथ बोली जाती है Q R S। ऐसा नहीं कि Q अलग हो जाएगी, R अलग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, नहीं, ये पूरी एक साथ बोली जाती है। क्यों एक साथ बोली जाती है बताएंगे दोस्तों। ये आपको एक वेव दिख रही होगी, P वेव। आपने कभी देखा होगा जो ग्राफ आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे 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 करके। तो यहाँ पे कुछ एक अंक लिखा होगा, मान लो 1, यहाँ पे लिखा होगा 2, यहाँ लिखा होगा 3, ऐसे करके लिखे होंगे। तो इसका मतलब ये ग्राफ, इन्हीं ग्राफ पर ये जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हीं डायग्राम पर, यानी इन्हीं ग्राफ पर ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है किसी मशीन के द्वारा,
है ना। अगर आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो तो देखो इसकी मतलब समझिए ईसीजी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ मशीन, यानी कि जो एनर्जी होती है हार्ट में पंप करने के लिए वो उसको कैप्चर करता है कौन, ईसीजी। वो उसको ग्राफ के मेथड से समझते हैं। अब एक बात बताइए, किसी के हार्ट में कोई दिक्कत है तो ऐसा तो नहीं कि किसी का कोई टाँके मतलब काट करके और उसका हार्ट निकाल करके देख रहे हैं भाई इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं हमारे डॉक्टरों या साइंटिस्टों के द्वारा जो कि हमें बहुत मदद करती हैं। अब इस मशीन में क्या होता है, यहाँ पे लीड लगा दी जाती है चेस्ट पर और आपके हार्ट की जो फंक्शंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि, और इस मशीन से ये भी पता लगाया जाता है कि किस हार्ट के पोजीशन पर दिक्कत है। चलिए बताते हैं आपको कैसे। ये आपको पी वेव दिख रही है, पी वेव, ये इसका फंक्शन क्या है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये क्या करेगी, पी वेव आपको बता रही है कि आपके दोनों एट्रिया की पोजीशन को पी वेव बताएगी, है ना। वो फिर हम हायर क्लासेस में जैसे एमबीबीएस करते हैं जब हम उसको ईसीजी को और क्लासीफाई से पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ोगे फिर, ठीक है। तो पी वेव क्या बता रही है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर इसमें जो आपको जो पी वेव दिख रही है ना, वो मान के चलो यहाँ से उठी और इतनी आ गई, इतनी नॉर्मल स्टेट है ये ग्राफ में। अब हुआ क्या, ये जो है पी वेव कुछ, ये तो नॉर्मल आपको दिख ही रही है दोस्तों, ये आपको नॉर्मल दिख रही है, ये वाली कैसी नॉर्मल। अब पी वेव जो है आपके किसी पेशेंट की यहाँ तक ऐसे आ रही है, या कहें पी वेव हार्ट की कुछ ऐसे आ रही है, यहाँ से नीचे ऐसे उल्टी सीधी जो भी है, तो डॉक्टर को तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इसके कौन से पोजीशन पर दिक्कत है हार्ट में, हार्ट की किस पोजीशन में दिक्कत है। डॉक्टर तुरंत कैप्चर कर लेगा ईसीजी के माध्यम से कि भाई इसके जो है बोथ एट्रिया में कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए कुछ अनदर जांच जो भी होती है वो कराएंगे डॉक्टर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि पी वेव का फंक्शन क्या है, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। बात करें क्यूआरएस, क्यूआरएस दोस्तों, क्यूआरएस का वेव जो बताती है वो क्या बताती है हमको, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो वेंट्रिकल्स हैं आपके वो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, उसकी पोजीशन को बताती है, उसकी पोजीशन कैसी है, यानी कि वेंट्रिकुलर कार्य कैसा कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन के समय, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। क्यूआरएस जो वेव होती है, ये क्यूआरएस वाली वो क्या बता रही है कि ये वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन को बता रही है, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसकी पोजीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो ये उसको बताती है। यानी कि देखो ये वेव अगर कोई ऊपर हो जाए थोड़ी, या फिर कहीं एस वेव कुछ नीचे हो जाए, या फिर क्यू वेव थोड़ी नीचे हो जाए, तो इसमें कोई भी मिसमैच हो या कोई भी डिसबैलेंस होगी तो वो आपको डॉक्टर समझ जाएगा कि इसकी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए ब्लड जो है ठीक से पंप नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही है दोस्तों। तो बात करें अब लास्ट रहेगी आपकी टी वेव। टी वेव का काम है दोस्तों वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यानी कि वेंट्रिकुलर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अपनी फिर से उसी अवस्था में पहुँच रहे हैं जहाँ पे वो पहले थे। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहे हैं। समझ में आ रही है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों हम बात करेंगे अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी यानी कि हार्ट को कंट्रोल करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। आप सभी लोग जानते हैं हार्ट को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, एसए नोड और एवी नोड, ठीक है दोस्तों, आपको सबको पता है एसए नोड और एवी नोड से हार्ट को कौन कंट्रोल करता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम भी होता है जो कि क्या करता है, हार्ट को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा होगा, ब्रेन में अपने मेडुला ऑब्लंगाटा पढ़ा होगा, ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, जो कि क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को कनेक्ट करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा, है ना। तो मेडुला ऑब्लंगाटा से क्या होती है दोस्तों, दो नर्व निकलती हैं जिससे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक नर्व। सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक नर्व, ठीक है। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं दोस्तों, ये दोनों एएनएस के पार्ट होते हैं। कौन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों ही एएनएस के टाइप्स होते हैं। आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इसे नर्वस सिस्टम में। तो अब ये क्या करती हैं, ये दोनों हार्ट से अटैच रहती हैं। कौन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मेडुला से भी अटैच रहती है और हार्ट से भी अटैच रहती हैं। यानी कि मेडुला क्या कर रहा है, हार्ट की रेट को कम या ज़्यादा करेगा,
हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व के बारे में, है ना। ये इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? ये जो नीली कलर की ये आपको दिख रही है सिंपैथेटिक वाली, वो क्या करती है? इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है। क्या करती है? हार्ट रेट को बढ़ा देती है। अब एक बात बताइए, हमने आपको एक कार्डियक आउटपुट बताया था। कार्डियक आउटपुट में हमने क्या किया था? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आप एक बात बताइए, हमने क्या किया? हार्ट रेट बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। यदि आप हार्ट रेट को बढ़ाओगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसीलिए इंक्रीज वाला कौन हो गया? सिंपैथेटिक। इसी के अपोजिट होता है पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक नर्व, पीसीएन। दोस्तों ये क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट, या फिर कहें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये जिस समझ में आ रही है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट रेट कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक आता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है ये हार्मोन। एड्रेनलिन जो मेडुला होता है आपका, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है वहाँ से रिलीज होता है। इसका फंक्शन दोस्तों क्या होता है? आप जैसे कि कोई घबराहट की पोजीशन होती है जहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो आपकी बॉडी को, जैसे मान के चलिए आपके सामने अगर मैं एक शेर ला के खड़ा कर दूँ या सांप ला के खड़ा कर दूँ, ठीक वही पोजीशन कौन करती है आपको? एड्रेनलिन हार्मोन, वही पोजीशन लाती है एड्रेनलिन हार्मोन। यानी कि तब क्या होता है, जैसे मैं शेर और आपको क्या कहते हैं उससे सांप को आपके पास लाता हूँ, तो आपकी क्या धड़कन तेज बढ़ेगी एकदम। ब्लड का जो संचारण है ना, परिसंचरण तंत्र जो भी है, वो क्या करेगा? आपका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा बॉडी में। तो आपसे पूछे कि भाई हार्ट रेट को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपको बताना है एड्रेनलिन हार्मोन। समझ में आ रही है दोस्तों? एड्रेनलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? हार्ट रेट इंक्रीज करना। ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी डिजीज़ की। आज इसको टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिजीज़ की। दोस्तों डिजीज़ में क्या है? सबसे पहले आती है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन दोस्तों, हाइपर एक होता है आपका हाइपो, क्या होता है? हाइपो, और एक होता है हाइपर। मैं क्या था, कभी कभी इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाता था कि हाइपो का मीन्स क्या है और हाइपर का मीन्स क्या है। मैं इनमें कंफ्यूज हो जाता, तो मैंने कैसे याद रखा? ये जो आपको गोला दिख रहा है, ओ दिख रहा है, मैंने इसको ऐसे करके का बना लिया। क्या बना लिया दोस्तों? का कबूतर। तो अब इसका मतलब हो गया का से मतलब कम, का से मतलब कम, और बाकी बचा आपका ये हाइपर, ये ज़्यादा। ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो हाइपो माने कम और हाइपर माने ज़्यादा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम आपसे हाइपर टेंशन की। हाइपर टेंशन दोस्तों, हाइपर टेंशन में होता क्या है? ब्लड वॉल्यूम जो होता है, या ये कहें ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम नहीं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब भाई ब्लड प्रेशर मान के चलो इंक्रीज हो गया, तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों? अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ, मैं क्या कहूँगा दोस्तों? एक बात बताइए, देखिए मान के चलिए तेज़ बारिश हो रही है। क्या हो रही है? तेज़ बारिश हो रही है। पहले क्या था, नालियों में पानी जो था वो आपका धीरे धीरे चल रहा है, नाली को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सड़क भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से एक झील निकाल दूँ, उसी सड़क पे से एक झील पानी को तेज धारा में प्रवाहित कर दिया जाए, यानी कि मान के चलिए उस पर ज़्यादा बारिश पड़ गई और तेज़ पानी से प्रेशर चल रहा है, तो वो सड़क देखते हो दोस्तों आप, वो सड़क जो है बह जाती है, टूट जाती है, या कहीं नाली भी बह जाती है, टूट जाती हैं। तो इसका हाइपरटेंशन से मैंने ये एग्जांपल देने का मतलब ये है कि अगर आपके ब्लड उसमें बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा फ्लो होगा, तेज़ फ्लो होगा, है ना, प्रेशर ज़्यादा होगा उसका, तो दोस्तों आपके जो ऑर्गन्स हैं जिनसे ब्लड जो अटैच है, वो ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो किसका रहता है? ब्रेन का और किडनी का। ब्रेन का और किडनी का। ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या होते हैं? ऑर्गन जो है डैमेज होने की कगार पर हो जाते हैं।
हाइपरटेंशन दोस्तों होगा कितने पर, आप देखिए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी होता है वो 120 से 80 mmHg होता है, 120 से 80 mmHg, यानी कि 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, 80 mmHg होता है वो डायस्टोलिक होता है ना। तो ये नॉर्मल है। मैं अगर बात करूँ हाइपरटेंशन में क्या होगा, हाइपरटेंशन में दोस्तों 140 से इंक्रीज होगा और 90 से भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150 है और 90 या 100 है तो ये मान के चलिए उसको हाइपरटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, लंबी चलती हैं, इसी के लिए आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो आपको टिप्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं और कुछ जो आपका क्या कहते हैं उनसे, एक बादाम आता है उसको भी खाना चाहिए, और दोस्तों एक आता है अखरोट, अखरोट को भी खाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है हार्ट अटैक के चांसेस भी कम होते हैं। हार्ट की बीमारियों को दूर करने वाला ये अखरोट सबसे बड़ा और ये नट्स होता है। ठीक है, अब बात करें CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया दोस्तों। इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि हार्ट में कोरोनरी आर्टरी आती है। हार्ट को भाई हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए कौन आता है, उसको नाम दिया गया कोरोनरी आर्टरी आती है, हार्ट को पूरे कवर करने के लिए। हार्ट में भी ब्लड वेसल्स फ्लो होती है ना। तो हार्ट को क्या है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो कवर कर लेती है हार्ट को, जिससे उससे न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सके, एनर्जी पहुंचा सके, उसको प्रोटीन पहुंचा सके, उसको ऑक्सीजन पहुंचा सके, वो उसको कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करती है, किसको, हार्ट को। अब होगा क्या, मान के चलिए किसी जो कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे होता क्या है, मैंने इसको पहले यहाँ पे जूम करके दिखा दिया आपको, जूम करके। अब कोरोनरी आर्टरी में हो गया क्या, कुछ मान लीजिए किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया या डैमेज हो गई है, ये वाला इससे क्या है, थोड़ा बहुत डैमेज सा हो गया। अब होगा क्या है, जब ये डैमेज हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड्स, कैल्शियम आयन, कैल्शियम सॉल्ट यहाँ पर आकर चिपकते रहेंगे एक दूसरे से। लिपिड भी चिपक जाएगा वहाँ पे, लिपिड जो है धीरे धीरे देखते हो आप, ब्लैक कलर का लिपिड भी इकट्ठा हो गया, फिर कैल्शियम सॉल्ट इकट्ठे हो गए, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। ये सारी चीज़ें आकर के क्या करेंगे, ब्लड का जो वॉल्यूम था उसको क्या डिक्रीज कर दिया, अब इतना रह गया। अब इतना रह गया दोस्तों, तो होगा क्या, ब्लड और जो ब्लड सेल्स हैं या जो भी हैं, तो ये भी आकर के इसमें फंस जाएंगे, और इस जगह फंस जाएंगे तो ये जो है आपकी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देंगे। समझ में आ रही है दोस्तों। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम जो भी होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी का जो कंडक्शन होता है, जो उसका रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगली डिजीज, एंजाइना। इसको हम बोलते हैं दोस्तों एंजाइना पेक्टोरिस भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्या, चेस्ट पेन, यहाँ पे दर्द होता है सीने में। और क्यों होता है ये, क्योंकि जो नो रीचिंग ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट मसल्स, यानी कि जो हार्ट की मसल्स हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो नहीं पाती है, इसीलिए जो हमें यहाँ पे जो उसका सिम्टम्स है वो चेस्ट पेन हमें महसूस होता है। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस। बात करें हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है ना, हार्ट की मसल्स यानी हार्ट सेल से बना हुआ है, जाहिर सी बात है, सेल्स और टिश्यू होता है, तो जो हार्ट की मसल्स हैं वो क्या डैमेज हो जाती हैं, सडनली अचानक मरने लगती हैं किसी भी कारणवश से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हार्ट अटैक। नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन उठाएगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं उठा सकता, है ना। तो अब क्या होगा इसमें, हार्ट अटैक में हार्ट मसल सडनली डैमेज। ये मैंने हार्ट का डायग्राम बना दिया, यहाँ पे मसल्स बना दिए, यहाँ पे डैमेज मसल्स आपको लिख कर बता दिया है। ठीक है, बात करें दोस्तों हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेल क्यों कर रहा है, हार्ट फेलियर का मतलब देखिए, हार्ट फेलियर में क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिवली ब्लड इज नॉट पंप बाय द हार्ट इन द बॉडी, यानी कि जो हार्ट है वो पर्याप्त मात्रा में ब्लड को बॉडी तक पहुंचा नहीं पा रहा है किसी भी कारणवश। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेल हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो हार्ट क्या करता है, ब्लड को फ्लो करता है पूरी बॉडी में। अब किसी भी कारणवश से जो हार्ट है वो ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा, बॉडी को जितना ऑक्सीजन या जितना ब्लड बॉडी को चाहिए
वो उतना ब्लड को पर्याप्त नहीं कर पा रहा है। कौन? हार्ट पर्याप्त नहीं करा पा रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। दोस्तों लास्ट रह गया आपका कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है, हार्ट ब्रीदिंग जो होती है, जो हार्ट बीटिंग होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, यानी हार्ट का धड़कना अचानक रुक जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये सर्कुलेशन चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी बनता है। चलिए दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।